इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है आपका लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएगा। लोन्स एंड अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है और रिसीवेबल है तो वो यहाँ पे शो कर देंगे, किसी को आपने एडवांस दिया हुआ है तो वो आप यहाँ शो कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास अगर कोई मोटर व्हीकल है तो मोटर व्हीकल की यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि कौन सी मेक की मोटर व्हीकल है, अगर वो आपके नाम पे, अगर आपके नाम पे है। यहाँ पे हम देखिए वेल्थ स्टेटमेंट में ये चीज जहन में रखनी पड़ेगी हमें कि जो भी एसेट्स हमारे नाम पे हैं वो हमें तक सब यहाँ डिस्क्लोज करना है। अगर फॉर इंस्टेंस जैसे अगर हस्बैंड है और अपनी वो वेल्थ की रिटर्न जमा करा रहा है और अगर उसकी स्पाउस है, वाइफ उसके नाम पे कोई वेल्थ है तो वो भी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। वो उस वक्त दिखानी पड़ेगी अगर वो उसकी वाइफ जो है वो टैक्स असेसी नहीं है तो उस सूरत में वो दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज वो अपनी प्रॉपर्टी और वो अपनी डिटेल्स वो उधर दिखाते हैं। अगर आपकी जो वाइफ है वो सेपरेट इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रही है तो उनकी यहाँ दिखानी वेल्थ स्टेटमेंट, वो मैं अभी आपको बता दूं कि वो हम किस कॉलम में दिखाएंगे। मोटर व्हीकल की डिटेल के बाद अगर आपके पास कोई भी ज्वेलरी है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं या कोई भी चीजें हैं आपके पास तो वो सिमिलरली यहाँ ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास उसकी वैल्यू आप क्या बताएंगे जो आपने खरीदी थी? जो भी देखिए हम हर चीज एट कॉस्ट बताएंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में जो भी हमारी पोजीशंस होंगी वो एट कॉस्ट वाली होंगी, जो भी वैल्यूज होंगी एट कॉस्ट होंगी। उसकी मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप अपनी उसी वेल्थ से जब रिकंसिलेशन आप बनाते हैं तो उसमें आपको आप कॉस्ट से कंपेयर कर रहे होते हैं हर चीज को। ठीक है जी। तो जिस भी कॉस्ट पे आपने खरीदी हुई है तो वो यहाँ पे आपको डालनी है। इसी तरीके से फर्नीचर एंड फिटिंग्स, जैसे आपके घर में फर्नीचर वगैरह होता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर 10 पे जो है वो है कैश एंड बैंक बैलेंसेस का, कि आपके पास कैश इन हैंड क्या है और आपके पास बैंक बैलेंसेस क्या है। बैंक बैलेंसेस के लिए इन्होंने यहाँ पे फील्ड दी हुई है, जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, एक है या एक से ज्यादा है तो वो तमाम बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको ऐड कराने पड़ेंगे। ये ऐड करा लेंगे और इसका टोटल लिख लेंगे आप तो आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस बन जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे रेस करना चाहूंगा जो लोग अमूमन सैलरी टैक्स पेयर्स इग्नोर कर जाते हैं, वो ये है कि उनकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड कट रहा होता है, जो कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है। तो वो लोगों को उसका आइडिया नहीं होता और वो अपने वेल्थ स्टेटमेंट में अमूमन लोग मिस कर जाते हैं। तो वो जो है वो डालना बहुत जरूरी है। तो वो जो है आपको यहां बताना होगा 11 में जो है एनी अदर एसेट्स में 11B में कि कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया है टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड तो वो यहाँ पे डिस्क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है और उसका कोई प्रीमियम दिया हुआ है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, जो फर्नीचर एंड फिटिंग्स में ये जो बातें आ रही हैं और आप वेल्थ स्टेटमेंट अपना फाइल करें तो ये इसमें ज़रा आपने अगर कोई फर्नीचर 10 साल पहले खरीदा है, आपको याद नहीं है, तो आप अप्रोक्सीमेट एक फिगर, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मोस्टली लोगों की वेल्थ तैयार हुई हुई थी लास्ट ईयर तक, यानी जिसने 2009 का ई फाइल किया है रिटर्न उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनाई हुई होगी। लेकिन वो पहली दफा कर रहा है। हाँ, अगर कोई पहली दफा कर रहा है तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसको पता होनी चाहिए कि इतनी फर्नीचर्स और इतनी फिटिंग्स उसके पास हैं घर में और वो उसने अपने पैसों से ही खरीदी थी, क्योंकि उसको रिकंसिलेशन उसका बनाना होगा। अगर कोई फर्स्ट टाइम अपनी वेल्थ बना रहा है तो उसको उसकी वेल्थ से रिकंसाइल करना पड़ेगा। इसके बाद जो है जो हमने बात की थी, अगर कि आपके स्पाउस जो हैं वो अगर टैक्स असेसी नहीं है तो वो उनके नाम पे अगर कोई भी एसेट्स हैं तो वो कॉलम नंबर 12 में आ जाएंगे। जिस जो नाम से आप देखेंगे जाहिर होगा कि एसेट्स इफ एनी स्टैंडिंग इन द नेम ऑफ स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन है या आपके कोई और डिपेंडेंट्स है तो वो सब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये आप जब फिगर्स डाल देंगे तो आपकी बेसिकली टोटल वेल्थ बन जाएगी जो कि टोटल एसेट्स में यहाँ तक आ जाएगी। वो ये टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ये करने के बाद आपकी अगर कोई लाइबिलिटी है, अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो वो लाइबिलिटीज कॉलम में आप दिखाएंगे। वो लाइबिलिटीज जो है वो लाइबिलिटीज सेक्शन 14 के बी में आ जाएगा। चूंकि हम बिजनेस की नहीं कर रहे और इंडिविजुअल की कर रहे हैं तो लाइबिलिटीज जो है वो बी में यहाँ पे डिस्क्लोज करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सेव का बटन दिया हुआ है। सेव करने के बाद जो है आप यहाँ से वेल्थ रिकंसिलेशन खोल लेंगे। वेल्थ रिकंसिलेशन भी इस साल, लास्ट ईयर तक वेल्थ रिकंसिलेशन हमारे पार्ट नहीं था रिटर्न का, लेकिन इस साल जो एसआरओ आया है उसमें वेल्थ रिकंसिलेशन को जो है रिटर्न का पार्ट मैंडेटरी कर दिया है, तो वो भी इस साल हमें भरना जरूरी है। तो वो वेल्थ रिकंसिलेशन आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी नई विंडो खुल जाएगी और उसमें आप अपनी वेल्थ रिकंसिलेशन को फिल कर सकते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट आप ये सेव करने के बाद, वेल्थ स्टेटमेंट सेव करने के बाद इसी फॉर्म में ऊपर आएंगे और ऑप्शन नंबर 13 है गालिबन यहाँ पे दिया हुआ है। उसी के साथ आप एक दफा फिर हम देख लेते हैं जो यहाँ पे ये 13 के साथ दिया हुआ है टैब वेल्थ रिकंसिलेशन का। तो वेल्थ रिकंसिलेशन को आप क्लिक कर लेंगे तो ये वेल्थ रिकंसिलेशन खुल जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी लास्ट ईयर की वेल्थ बतानी होगी।
करंट ईयर की वेल्थ बतानी होगी, उसका टोटल यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, जैसे सैलरी इनकम है तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे, जो आपने सैलरी इनकम वहां भरी हुई है। बैंक प्रॉफिट, डिविडेंड वगैरह है तो वो अदर सोर्सेज में आ जाएगा। वो भरने के बाद आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ डाल देंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस का कॉलम जो है ये 6A है, यहाँ पे आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस डाल देंगे। जो भी आपने साल भर खर्चा किए हैं उसमें आपने जो भी, अगर आपका यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, आपके क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस हैं, आपका कोई फॉरेन ट्रैवलिंग है या लोकल ट्रैवलिंग है, तमाम खर्चों को आप ऐड करके यहाँ पे एक फिगर डाल दीजिए। वो फिगर डालने के बाद आप इसको सेव कर लेंगे तो आपकी वेल्थ रिकंसिलेशन भी बन जाएगी। अच्छा, इसमें अब जीशान साहब ये जरा थोड़ा सा यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर का है, एक्सपेंसेस का जो कॉलम आ रहा है जी, अब लोग खर्चे करते हैं, उनके महीने के लोग यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हिसाब किताब रखने का रिवाज इतना है नहीं जी, तो वो उनको अगर नहीं याद कि उन्होंने कितना खर्चा किया तो वो कैसे, कौन सी फिगर डालें? देखिए बेसिकली ये जो फॉर्म है ये टूवर्ड्स, ये है ही स्टेप टूवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन, ताकि लोग अपने एक्सपेंसेस को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें। क्योंकि अब हम ई फाइलिंग की तरफ हमारा डे बाय डे हमारा रुझान बढ़ता जा रहा है FBR का, तो हमें डॉक्यूमेंटेशन तो करनी ही पड़ेगी अब, और उससे अब छूट नहीं मिल सकती। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर हमें याद नहीं है कि हमने कितना खर्चा किया है, तो अमूमन लोग यही करते हैं कि जितनी उनकी इनकम्स होती हैं, इनकमिंग्स जितनी होती हैं, वो उतनी ही आउटगोइंग्स भी अपनी दिखा देते हैं कि वो तमाम इनकमिंग्स उनकी जो है एक्सपेंस हो गई। हाँ, अगर कुछ लोगों की सेविंग्स हैं तो वो सेविंग्स को अपनी उस टोटल इनकमिंग्स में से माइनस कर दीजिए और बाकी को जो है वो बैलेंस को एक्सपेंस आउट कर दीजिए। तो वो इसका एक आसान सा तरीका ये है। ठीक है, वो जो रिकंसिलिएशन हमने फिल करी तो उसको भी सेव किया आपने? जी हाँ, रिकंसिलिएशन बेसिकली जब आप बना लेंगे, अभी तो हमने इसमें कुछ फिल नहीं किया, लेकिन अगर आप फिल कर लेंगे तो फिल करने के बाद ये सेव का बटन है, सेव का बटन करेंगे तो ये आपका एनेक्सर सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी सबमिशन, इसकी सबमिशन जब आप वेल्थ स्टेटमेंट सेव सबमिट करेंगे तो उसके साथ ये रिकंसिलिएशन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो इस क्लोज करने के बाद, सेव करने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे आप इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप सबमिट कर लेंगे तो फिर इसकी एक्नॉलेजमेंट आप प्रिंट यहाँ से ऑनलाइन भी कर सकते हैं और वेल्थ स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं, और वो आपकी जो भी सबमिट की हुई जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, चाहे आपका सैलरी का रिटर्न हो या आपकी जो है वेल्थ स्टेटमेंट हो, वो बजरिया ईमेल आपके पास, आपको ईमेल भी आ जाती है। ठीक है, और बेहतर ये कि आप ये सब चीजें प्रिंट करके अपने पास एब्सोल्युटली अगर आप जो है इसको अपना पेपरलेस एनवायरनमेंट रखना चाहते हैं तो आप अपने ईमेल में ही सेव रहने दीजिए, और अगर आपको अपने रिकॉर्ड के लिए प्रिंट करनी है या कहीं पे आपको किसी जगह पे प्रेजेंट करनी है, किसी इंस्टीट्यूशन को देनी है, तो फिर आप उस सूरत में इसको प्रिंट जरूर कर लीजिए। ठीक है जीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जीशान मर्चेंट साहब हमको बता रहे थे कि किस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स गोशवारा ई फाइल यानी कि कंप्यूटर के थ्रू जमा करा सकते हैं, और इसके साथ साथ वेल्थ स्टेटमेंट, और वेल्थ स्टेटमेंट का ही एक हिस्सा है वेल्थ रिकंसिलिएशन, जो इस साल मैंडेटरी है कि साथ में लगाना है, जमा कराना है वेल्थ स्टेटमेंट के। आपको ये भी बताते चलें कि ऐसे ही हमको काफ़ी बातें सुनने में आ रही हैं और टैक्स कंसल्टेंट से भी आ रही हैं कि जो FBR की वेबसाइट है काफ़ी स्लो चल रही है, और जाहिर है कि कुछ दिन रह गए हैं। अब 15 अक्टूबर आखिरी तारीख है इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने की, तो लोड भी काफ़ी हो गया, लिहाजा आपको चाहिए कि जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स जो गोशवारा है उसको ई फाइल कर दें कंप्यूटर के जरिए, और FBR को भी चाहिए कि थोड़ा सा मजीद बेहतर बनाए अपने सिस्टम को, ताकि जो वेबसाइट स्लो चल रही है और जो शिकायत आ रही हैं वो शिकायतें दूर हो जाएं। इसके अलावा एक बात और भी यहाँ पे मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है कि वेल्थ स्टेटमेंट में जहाँ आप अपने तमाम असासों की तफसीलात बताएंगे जो आपके नाम पे हैं, वहाँ लाइबिलिटीज़ यानी कि वाजिबात का जो कॉलम है उसको भी आप भरना नहीं भूलिएगा। अगर आपने कोई गाड़ी किसी बैंक से फाइनेंस कराई हुई है और आप माहाना किस्त उसके अदा करते हैं, तो जो भी सालाना किस्तों की अमाउंट बनती है वो भी वहाँ पे मेंशन करें। अगर आपने कोई हाउस लोन लिया हुआ है और उसकी भी आप किस्तें भर रहे हैं तो वो भी आप बताइए कि पूरे साल में कितनी किस्तें आपने भरी। अगर आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है तो उसकी भी तफसीलात आप बता सकते हैं और बतानी चाहिए। लाइबिलिटीज़ के कॉलम में ज़रूर अगर आपके जो भी वाजिबात हैं जो आप अदा करते हैं उसको ज़रूर मेंशन करें, बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। अगर आप अपनी कोई भी राय हमको देना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, हमको ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है 102@geo.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।